मुंबई अंडरवर्ल्ड के शिकंजे में कैसे चली? हाजी मस्तान, करीम लाला, फिर धीरे धीरे दाऊद का आना हुआ और एवरीबडी स्टार्टेड विथ स्मगलिंग ओनली। फिर धीरे धीरे एक ट्रांजिशन आया, एक्सटॉर्शन होने लगा, फिर क्रिकेट की बैटिंग में होने लगा। दाऊद सबको दुबई में जाके हाजिरी लगानी पड़ती थी, चाहे वो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हो या क्रिकेटर्स हो। हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा राजन, छोटा शकील, इनमें अगर ब्रुटैलिटी के हिसाब से आपको रेट करें, हाजी मस्तान को क्यों थोड़ा अलग दिखाते हैं, थोड़ा रॉबिन हुड दिखाते हैं? सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है, सामने वाले की जमानत सब तो जाएगी। मुझे नहीं लगता, मेरा जहां तक का एक्सपीरियंस है, गरीब बच्चे की माँ को पैसे दे रहा है। पैसे कहाँ से आए हैं? इंडिया में बहुत सारे गैंगस्टर्स हुए, बट दाऊद इब्राहिम को लेकर ये बॉलीवुड का ऑब्सेशन क्यों रहा? क्योंकि सब कुछ एक मसाला मूवी में होना चाहिए, वो दाऊद की लाइफ में वो सब कुछ था। बॉलीवुड में कास्टिंग के लिए अंडरवर्ल्ड की हेल्प ली जाती थी, फोन कर आते थे डॉन से। तो इज इट ट्रू कि दाऊद के लोग मुंबई पुलिस में या बाकी जगह शामिल थे? ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आप किससे टच में रहे गैंगस्टर से? दाऊद का भाई तभी आया था, इकबाल कास्कर, अबू सलेम को कवर किया। डॉन अबू सलेम, डॉन अबू सलेम, गैंगस्टर अबू सलेम। कौन लोग थे जिन्होंने फैला रखा है कि अबू सलीम पर बहुत सारी लड़कियों का क्रश था? खुद ही ने शायद ऐसा मार्केटिंग किया है। अब आप लोग को भी क्रश था? छोटा राजन दाऊद का रिश्ता क्या रहा है? एक बार ये पूरा मैं नेटवर्क समझा। दाऊद, छोटा राजन, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, अबू सलेम। दाऊद वाज कम्युनल टू सम एक्सटेंट, यस। बट उसकी टीम में जो आप नाम ले रहे हो तो सारे लोग मिल रहे हैं मुझे। बाबरी मस्जिद के पहले की बात है। दाऊद ने कभी इंडिया ने कोशिश की? फिर दाऊद इब्राहिम ने एक बार फिर भारत लौटने की इच्छा जताई। वो टाइम पे उसको आना था, ही वॉज रेडी टू फेस द ट्रायल। मैं तो खुद वापस आना चाहता था। छोटा राजन को कैसे आप जानते थे? मुझे फोन किया, ऑफिस में किया था फोन, और वो मेरे ट्रायल में आया है। बायार डोलास या मानिया सुरवे, शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंडवाला, ये सब सही सीरीज है? शूट आउट एट वडाला की तो मैंने रिसर्च की है। 26/11 में हालांकि मीडिया के रोल को बहुत क्वेश्चन किया जाता है। मुंबई के 7 होटल के अंदर आतंकवादी घुस चुके। मीडिया ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, बहुत सारे आतंकवादियों को हेल्प मिल रही थी। आप मानते हो कि मीडिया का फॉल्ट था? हाँ थी। जिन कैदियों को आप कवर करते थे, एक रोज आप उनका हिस्सा बन जाते हो। इट वॉज वेरी टफ जेल में वही कैदियों को मिलना जिसकी मैं ब्रेकिंग स्टोरी कर चुकी हूँ, या फिर मेरी स्टोरीज की वजह से वो लोग अरेस्ट हुए। कौन कौन से लोग थे उस वक्त आपके साथ जेल में जो नोन फेसेस में से? प्रज्ञा ठाकुर सिंह साध्वी जी थे, फिर एक मटका क्वीन थी जिन्होंने आपका जीना दुश्वार कर रखा था। जेल में सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट होता है या डिपेंड करता है गवर्नमेंट की लाइकिंग डिसलाइकिंग पे? तो मुझे गर्म पानी चाहिए था नहाने के लिए, उसके लिए मुझे कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा था, और वो भी 1 टम्बलर ही पानी मिलता था मुझे। सबसे डरावना अनुभव क्या था जेल में? जब फर्स्ट डे एंटर होते जेल में, तुम्हारा चेकिंग होता है पूरे कपड़े निकाल के। मुझे याद है आज भी वो दिन, आई वॉज हैविंग पीरियड्स, तो मेरे को ब्लड भी निकल रहा था और मुझे उठाया बिठाया जा रहा था। वो बहुत ह्यूमिलेटिंग था, आज भी मैं कांप जाती हूँ, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको जेल में क्यों भेजा गया? ओ भाई, मुझे भी ये आंसर चाहिए। महिला जेल में क्या क्या परेशानियां होती है? प्रोस्टिट्यूशन की ऑफर दी गई थी वो। किसी भी टीवी चैनल, किसी भी नहीं। प्रिंट के अखबार ने कभी आपको दोबारा अप्रोच नहीं किया नहीं, किसी ने नहीं कि approach आके हमारे लिए काम कर लो? नहीं। चल बिग बॉस जैसे शोज बुला लेते हैं। कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर चाहिए। किस्मत भी अजीब अजीब तरह की खेल खेलती है। वो शख्स जो कभी किसी पर कहानियां लिखती थी, एक रोज कहानी बन गई। वो जो क्राइम की दुनिया में कैदियों को कवर करती थी, एक रोज खुद कैदी बन गई। उसी कहानी पर एक वेब सीरीज ही बनी, लेकिन फिर भी उस कहानी में बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए। जिग्ना बोरा, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। और एक पत्रकार होने के नाते एक पत्रकार का इंटरव्यू लेना हमेशा दिलचस्प रहता है, यस, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको पता होती है। पता होती है, सही बात है। बट जब भी मैं आपकी कहानी सुनता हूं, मुझे लगता है कैसा खेल था कि जो जिन कैदियों को आप कवर करते थे, एक रोज आप उनका हिस्सा बन जाते हो। हाउ ब्रूटल लाइफ इज, या ऐसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखते हो जब पीछे मुड़ के आप देखते हो? आज मैं उसको, इट वॉज वेरी टफ बेसिकली, नो डाउट अबाउट इट। जेल में वही कैदियों को मिलना जिसकी मैं स्टोरी, ब्रेकिंग स्टोरी कर चुकी हूँ, या फिर मेरी स्टोरीज की वजह से वो लोग अरेस्ट हुए, वैसे भी लोग थे वहाँ पे। तो इट वॉज रियली वेरी टफ इनिशियली, बहुत मुझे, वो मैं डरी हुई सी। आज वो चीज़ को 14 साल हो गए, तो मैं मानती हूँ आज जैसे आपने बोला, मुझे लगता है यस, इट इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
आज ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ ये 14 साल ने सिखा दिया, बहुत कुछ आज भी सीख रही हूँ, नो डाउट अबाउट इट। बट या जर्नी काफ़ी, लोगों को लगता है बहुत एडवेंचरस जर्नी है, बट मैंने गुजारी है तो आई नो हाउ टफ इट वाज। आपके बहुत सारे साथी उस दौर के जेल के अब धीरे धीरे छूट कर बाहर आ रहे हैं सही बात है, या पूरी तरह से क्लीन चिट पा रहे हैं? सही बात है, मुझे समझ में आ रहा है आप किसके बारे में बोल रहे हो। हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। कौन कौन से लोग थे उस वक्त आपके साथ जेल में जो नोन फेसेस में से है? जैसे अभी आपने बोला, प्रज्ञा ठाकुर सिंह साध्वी जी थे, फिर एक मटका क्वीन थी जो जिसका नाम जया छेड़ा है, जिन्होंने आपका जीना दुश्वार कर रखा था। सॉर्ट ऑफ, यस, बहुत ही। आज भी मुझे सच में उससे डर लगता है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। फिर पिक पॉकेटर्स लोग थे, फिर बहुत सारे जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उसमें मेड्स थी जो चोरी करती है घर में, फिर चीटिंग वाली औरतें थी। वो टाइम पे लिमोजिनी का बहुत फेमस चीटिंग का केस हुआ था मुंबई में, वो लेडी थी, शी मस्ट हैव डन वो टाइम पे कुछ 700 करोड़ का चीटिंग केस था, बाप रे। वो थी, उसकी माँ थी। वो लोग के अगेंस्ट बहुत सारे पूरे इंडिया में केसेस थे, तो वो लोग जेल यात्रा पे निकले थे, ऐसा हम लोग बोलते थे। तो हाँ, काफ़ी लोग थे। दोस्त बनाए थे जेल में? नहीं, जेल की दोस्ती कभी बाहर नहीं लेके आनी चाहिए, नहीं, दोस्त तो कोई नहीं बनाए। बट एक एनक्लोज जगह होती है, हम 100 औरतें थी, अराउंड 100-120 डिपेंडिंग। द बेस्ट पार्ट था कि वो लोग कोई जज नहीं करते एक दूसरे को, किसी भी चीज के लिए? नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। और मेरा तो बहुत हाई प्रोफाइल केस था, MCUC में थी, तो एक वो दर्जा दिया गया था मुझे, तो हाई प्रोफाइल आरोपी का। तो हाँ, ऐसा था। जेल में सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट होता है या डिपेंड करता है गवर्नमेंट की लाइकिंग डिसलाइकिंग पे? नहीं, मोस्टली तो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार होता है, और जो भी आपको चाहिए, मतलब लाइक फूड चाहिए तो आपको कोर्ट के ऑर्डर्स लाने पड़ते थे। मुझे गर्म पानी चाहिए था नहाने के लिए, तो उसके लिए मुझे कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा था, और वो भी 1 टम्बलर ही पानी मिलता था मुझे गर्म नहाने के लिए। वो आई थिंक आफ्टर 25 days ऑफ माई अरेस्ट एंड गोइंग टू जेल मुझे कोर्ट से ऑर्डर मिला। दिसंबर का महीना था, हालांकि दिल्ली जैसी सर्दियाँ तो यहाँ पे नहीं होती है, बट फिर भी तो हर एक चीज़ के लिए आपको कोर्ट से ऑर्डर ही लेना पड़ता है। सो मोस्टली तो इक्वालिटी ही होती है। मैंने कई सारे जेलर के इंटरव्यूज किए, कहते हैं अगर अच्छा पैसा हो सारा जुगाड़ हो जाता है। बड़ी सारी कहानियां सुनी हैं, दिल्ली के जेलर साहब की एक सीरीज भी आई थी अभी आई और थी। उन्होंने खूब कहानियां सुनाई हमें, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा मैं। मैंने प्रज्ञा ठाकुर का नाम शुरू में लिया। प्रज्ञा ठाकुर जब अभी पूरी तरह बरी हुई तो उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि मुझे बहुत यातनाएं दी गई, और उनके चाहने वाले अभी कहते हैं कि बहुत प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर किया गया। हमने उनके मुंह से सुना है। बहुत लंबे समय तक वो एक्यूज रही, अब उन्हें लोग विक्टिम के तौर पर देखते हैं। सच था उनको इतना टॉर्चर किया गया था उस दौर में? वो टाइम पे मैंने मालेगांव केस कवर किया था, तो हाँ, मैंने ये स्टोरीज की थी, क्योंकि उसने कोर्ट में एप्लीकेशन करते थे वो कि मुझे बहुत मारा गया, और मैंने देखा भी था कोर्ट में जब उसको लेके आते थे, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक। उनकी बैक के लिए भी सपोर्ट, जब मैं जेल में थी तभी भी मैंने देखा कि उनके लिए बैक का उनको पकड़ के ही चलना पड़ता था, वो विदाउट सपोर्ट नहीं चल पाती थी बैक में, और सब डैमेज बहुत हुआ था लेग्स में और सब कुछ। ये एज ए स्टोरी भी मैंने की है। मतलब महिलाओं को वैसे ही पीटते जैसे पुरुषों को प्रताड़ित करते हैं जेल के अंदर? जेल के अंदर नहीं, ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तभी। जेल के अंदर भी मारते हैं, क्योंकि उनको सबको कंट्रोल में रखना पड़ता है, तो मारते तो है, मैंने खुद भी देखा है अपने आँख से। और बाद में एक फेमस अभी केस भी हुआ जिसमें सभी पुलिस कांस्टेबल लेडीज कस्टोडियल डेथ का, तो प्रूफ तो है ही मारने का। आप क्राइम रिपोर्टर क्यों बने थे? आमतौर पर लड़कियां जो होती हैं वो एंटरटेनमेंट में जाती हैं या न्यूज़ पढ़ने आती हैं, पॉलिटिकल में भी रहती हैं। क्राइम रिपोर्टर महिलाएं कम होती हैं, आज के दौर में भी काफ़ी कम है। सही बात है। मैं
एजुकेशन में LLB हूँ, लॉ किया है मैंने। तो वो बेस पे मुझे फर्स्ट कोर्ट भी दी गई, और कोर्ट में जाते जाते बहुत थिन लाइन होती है क्योंकि सब अक्यूज्ड आरोपी लोग आते हैं वहीं पे, तो धीरे धीरे आरोपी से बात होने लगी, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी आरोपी के घर वालों की करने लगी। और फिर वो सेशंस कोर्ट कर यहाँ पे है काला घोड़ा में, बॉम्बे में। तो वहाँ से फिर कब क्राइम ब्रांच क्राफर्ड मार्केट चली गई कोर्ट कर स्टोरी करते करते करते, वो बहुत थिन लाइन थी। मैं हर एक स्टोरी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे करती थी क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर है, तो काफ़ी आरोपी के कन्फेशंस निकालती थी। फिर वो आरोपी से बात करते 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 क्राइम रिपोर्टर बन गई। शुरू मजबूरी में कि फिर मजा आने लगा? नशा है। Who better than you not to understand this? बट घर वाले कभी परेशान नहीं किए कि यार क्राइम है, दिन भर तुम गुंडों मवालियों, और उस दौर में तो आतंकवादी थे, वो टेररिस्ट थे। टेररिस्ट थे। हाँ, उनसे उठना बैठना, उनको टिप, उनको गिफ्ट देना। नहीं, घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया वो टाइम पे भी। बच्चा छोटा था, 4-5 साल का था, 4-5 years old सन था। तो बट घर पे रूल था एक कि 10 बजे घर पे आ जाना है। तो आई यूज टू सी टू इट कि मैं 9:45 बजे घर पे आ जाऊँ, वरना मेरे नाना जी 10 में 10 और 10 हो जाती थी तो घर लॉक कर देते थे। इतना स्ट्रिक्ट में मैं बड़ी हुई हूँ। तो आपने टीवी में भी काम किया है? नहीं, कभी नहीं काम किया? नहीं, प्रिंट में ही काम किया आपने। उस दौर के जर्नलिज्म में जब आपने सब शुरुआत की क्राइम की, तो एक विमेन के लिए क्या चैलेंजेस थे? बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहले तो टू डील विथ आदमियों की इनसिक्योरिटी से डील करना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो रिपोर्टर्स हुआ करते थे, मेल रिपोर्टर्स, उनको ज़्यादा इनसिक्योरिटी होने लगती थी कि जितना स्टोरीज करके चली गई हमारे नाक के नीचे से। और वही चक्कर में मैंने बहुत दुश्मनी ले ली मैंने। एक वो चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज था वो, क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं करना था कि एक लड़की तो नहीं थी मैं, 32 ईयर्स की थी, तो कैसे हमारे नाक नीचे से स्टोरी लेके जाने। फिर कैरेक्टर असैसिनेशन से लड़ना पड़ता था, अगेन एंड अगेन आपको प्रूव करना पड़ता था कि भाई हमारा कैरेक्टर क्लीन है, बट फिर भी कैरेक्टर का बहुत ह्यूमिलेशन होता था। एंड अपफ्रंट बोला जाता था कि ये सो के स्टोरी करती है। सो ये एक चैलेंज बहुत थी। उस स्कूप में भी दिखाने की कोशिश की गई है कि हाँ, पुलिस वाले के साथ भी इन्वॉल्व है, हाँ, जो बहुत easy एडिटर है उसके साथ भी इन्वॉल्व हाँ, है। सबके साथ इन्वॉल्व है, और कुछ काम धंधा है ही नहीं ना, सबके साथ इन्वॉल्व ही हो जाओ आप। बहुत इजी है ये सब, बोलना बहुत इजी है। तो चैलेंज वो थी। फिर सब जगह जाने का डर भी हुआ करता था। सभी टेरर अटैक मैंने कवर किया है, 26/11 कवर किया है। 3 दिन तक घर पे नहीं गई थी मैं। फिर अभी जो जुलाई ब्लास्ट हुआ था, ट्रेन ब्लास्ट, वो टाइम पे वो कवर किया है। तो वो चैलेंजेस तो बहुत थे, बहुत आते थे चैलेंजेस इन्वेस्टिगेटिंग में। आप चाहे वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से बात करो, कहीं कहीं फील्ड वर्क में, कैसी कैसी जगह पे मैं फील्ड वर्क पे गई हूँ ना, आई कैन नॉट टेल यू। बहुत स्ट्रगल किया मैंने। क्या ये इजी होता है महिला जर्नलिस्ट पे, या महिला जो काम करती हैं, कि अगर वो राइज कर रही हैं तो उन पे टैग लगा दो कि ये तो अपने बॉस के साथ सो रही होगी, या जिनसे स्टोरी ले रही है वहां सो रही होगी, फेवर मिल रहा है वहां सो रही होगी? ये आसान होता है? बहुत आसान होता है, सब लोग यही सोचते हैं। एक मेल रिपोर्टर या मेल एडिटर सोचता है तब तक तो ठीक है। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि फीमेल रिपोर्टर और फीमेल एडिटर ये मेरे पे टैग लगाया है, ये हुआ है मेरे साथ। तो मैं सोचती हूँ, आज मैं सोचती हूँ शायद वो लोग वही तरीके से ऊपर पहुंचे होंगे, इसलिए उनको सब वैसे ही दिखते हैं। शायद हो सकता है ऐसा। सबसे आपको क्या लगता है, सबसे आपकी बेस्ट रिपोर्टिंग कौन सी थी अपने दौर में जो आपने क्राइम की? मेरी टेबलॉइड में काम करती थी मैं, मुंबई का बहुत फेमस टेबलॉइड था वो टाइम का। तभी मैंने स्टोरी की थी, टेररिस्ट के फोटोज छापे थे मैंने कि उन्होंने रेकी की है। तो वो स्टोरी मेरी बेस्ट स्टोरी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नेक्स्ट डे लॉ एंड ऑर्डर के कमिश्नर थे मिस्टर KL प्रसाद। उन्हें मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा पेपर उठा के बोला कि ये लड़की ने सब सही लिखा है।
That was my best story, I think. इंटरेस्टिंग। मुंबई 1970s के बाद सडनली अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ जाती है। आपने क्योंकि कवर किया है तो मैं आपसे मुंबई अंडरवर्ल्ड, दाऊद, अबू सलेम, छोटा राजन, इनको बहुत गहराई समझता हूँ क्योंकि आपने इनको पढ़ा भी होगा, इनके बारे में भी पढ़ा होगा। आई एम श्योर उस दौर में जो एडिटर्स होंगे आपने भी क्यूरियोसिटी से उनसे सवाल पूछे होंगे और फिर आपने कुछ एक्सपीरियंस भी किया होगा। मुंबई अंडरवर्ल्ड के शिकंजे में कैसे चली गई? 70s 80s से ही धीरे धीरे, पहले इनिशियली स्मगलिंग हुआ करती थी। हाजी मस्तान, करीम लाला, वो लोग से स्टार्ट हुआ 60s 70s में। फिर धीरे धीरे दाऊद का आना हुआ लेट अर्ली 80s में। हाउ ही बिकेम स्मगलिंग, ऑल एवरीबडी स्टार्टेड विथ स्मगलिंग ओनली इनिशियली। जो हम मूवीज़ में देखते, गोल्ड की स्मगलिंग होती थी एक टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स की वो सब स्मगलिंग होती थी। फिर धीरे धीरे एक ट्रांजिशन आया, एक्सटॉर्शन होने लगा वो स्मगलिंग का छोड़ के। फिर बैटिंग, क्रिकेट की बैटिंग में होने लगा। वो एक दौर आया 80s का, जब क्रिकेट बैटिंग, दाऊद ही यूज्ड टू मेनली गेट इनटू क्रिकेट बैटिंग एंड वो सबको दुबई में जाके हाजिरी लगानी पड़ती थी, चाहे वो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हो या क्रिकेटर्स हो। वो एक दौर आया 80s का। 90s में हफ्ता वसूली का दौर आया। फिर आपस में इंटरनल गैंग राइवलरी होने लगी आपस में। वर्चस्व किसका, बॉम्बे पे राज कौन करेगा, वो एक फेज आया। तो हर एक 10 साल के एक फेज आते थे। फिर एक्सटॉर्शन, जैसे मैंने बोला, बिल्डर लॉबी से एक्सटॉर्शन चालू हुआ 90s में। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स से एक्सटॉर्शन चालू हुआ और आपस में इंटरनल राइवलरी तो थी। जैसे पहले छोटा राजन और दाऊद एक साथ काम करते थे। फिर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, फर्स्ट सीरियल ब्लास्ट, उसके बाद दोनों का अलग अलग दोनों हो गए। तो उनकी आपस की जो राइवलरी थी वो एक बॉम्बे में वो बहुत हुआ करती। उसके होते हुए एनकाउंटर्स होने लगे। वो एक फेज आया फिर 90s में एनकाउंटर्स का। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आने लगे, प्रदीप शर्मा जो बाद में खुद सारे जेल गए। हाँ, दया नायक, वो सब आने, प्रफुल्ल भोसले, वो सब आने लगे। फिर एक ट्रांजिशन ऐसा आया कि एक अंडरवर्ल्ड का, फिर फेक करेंसी का केस, ड्रग्स के केस, सब में आर्म्स का केस में आने लगे। अंडरवर्ल्ड आर्म्स में भी घुसने लगी थी। फिर एक फेज आया 2000 का, जहाँ पे टेररिज्म टुक ओवर फ्रॉम अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड का सब सफोस्टिकेशन हो गया पूरा, कि धीरे धीरे वो लोग फेक, जैसे दाऊद, वो फेक करेंसी में आगे बढ़ गया, ड्रग का, आर्म्स का डीलिंग में चलने लगा वो। ऐसे आज जिस मुंबई में हम बैठे हैं, यहाँ पर अभी भी डी गैंग या अंडरवर्ल्ड एक्टिव है या खत्म हो चुका है पूरी तरह? आई थिंक अभी तो नहीं है, खत्म हो चुके, पूरी तरह खत्म हो चुका है। पूरी तरह खत्म। कोई भी ऐसा अंडरवर्ल्ड का गैंग या गैंगस्टर अब यहाँ बड़ा नहीं बचा? अभी तो नहीं बचा। मोस्ट ऑफ देम गॉट एलिमिनेटेड, एनकाउंटर्स में मारे गए। फिर सब आधे लोग तो बाहर ही है, इंडिया के बाहर है। मोस्टली ऑफ डी गैंग तो पूरी बाहर ही है इंडिया से। इंडिया में बहुत सारे गैंगस्टर्स हुए, बट दाऊद इब्राहिम को लेकर ये बॉलीवुड का ऑब्सेशन क्यों रहा? ऐसा लगता है कि इंडिया में गैंगस्टर्स को बहुत बड़ा करके दिखाया गया। लार्जर देन लाइफ, अनगिनत फिल्में, अनगिनत वेब सीरीज। इवन स्कूप में एक डायलॉग है कि तुम लोग को दाऊद पर फिल्म बनाने से फुर्सत मिले तब ना। तो ये दाऊद इब्राहिम, डिस्पाइट नोइंग कि उसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, डिस्पाइट नोइंग कि उसका प्रोफाइल क्या है, कितने लोग मरे, इतना दाऊद इब्राहिम को लार्जर देन लाइफ क्यों बना दिया? बॉलीवुड, ऑल थैंक्स टू बॉलीवुड, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सब कुछ एक मसाला मूवी में होना चाहिए। वो दाऊद की लाइफ में वो सब कुछ था। कैसे वो एक कांस्टेबल का, पुलिस वाले का लड़का होके, रिबेलियन किड होके कैसे वो आगे बढ़ा। उस पूरा एक, आप देखोगे ना तो पूरा मसाला लड़कियों का वो एक था, उसकी हीरोइन से लाइकिंग, उसकी लव स्टोरी, सब एक मसाला पॉट बॉयलर जैसा ही था। तो शायद हर एक पिक्चर बनने लगी। सत्या बनी पहले, राम गोपाल वर्मा की, वो अंडरवर्ल्ड की थी। उसके पहले आप अमिताभ की सब मूवीज देखो, वो हाजी मस्तान, करीम लाला पे बनी सब। आई थिंक क्राइम पे स्टोरीज, अंडरवर्ल्ड एक लोगों को एक बहुत एक बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी है उसके पीछे
कि उनको जानने की बहुत जिज्ञासा होती है कि हमें पता होना, हमें जानना है ये ऐसा कैसे बन गया। मैं भी मोहित सूरी का पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा गन और गर्ल गर्ल हो तो ये हिट पिक्चर होती है। बोला तो सही मैंने, वही तो कि मसाला मूवी है। मैं एक बुक की रिसर्च कर रही थी, तभी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मिलने गई। मैंने उनको पूछा सेम कि क्यों ऐसा है सर, लड़कियां क्यों, व्हाई डू गर्ल्स गेट इन्वॉल्व विथ अंडरवर्ल्ड गाय। तो उन्होंने बोला कि जिगना ये 70s 80s से आया कि गली के गुंडे होते हैं ना, वो लड़कियां पटाने लगे, और लड़कियां भी पटने लगी क्योंकि उनको अच्छा लगने लगा कि मेरा बॉयफ्रेंड गुंडा है, उसको सिक्योरिटी फील होती थी। वही धीरे 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 देखो आप, वही चीजें आगे बढ़ने लगी कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड गुंडा है तो बाकी कोई मुझे मस्ती नहीं करेगा मेरी। तो वो एक फेज आया। फिर वही सब एक बॉलीवुड में कास्टिंग के लिए अंडरवर्ल्ड की हेल्प ली जाती थी, फोन कराते थे डॉन से मूवी में कास्ट करने के लिए, वो एक दौर आया। उन्होंने पैसा बनाया और उसके सहारे लिंक बना लिए। क्योंकि मैंने देखे बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स जो दुबई में जाकर दाऊद साहब करते थे। वो तो एक प्रूव्ड है, सब जगह आ चुका है। वो तो बातें कितनी 80s की है, आज हम लोग 2025 में, कितने साल पुरानी बात है ये सब। दाऊद जिंदा हो गया या मर गया? वो तो मुझे नहीं मालूम। आप गवर्नमेंट को, आप इतने गवर्नमेंट के पॉडकास्ट करते हो, उनको पूछो। गवर्नमेंट एक बार आया था कि 26/11 जब अलादीन को मारा था अमेरिका ने, तो हमारे यहाँ लोग एक्साइटेड हो गए थे हम भी मारेंगे, तो जो चांसेस थे वो भी खत्म हो गए। ओसामा बिन को, हाँ नहीं, हमारे यहाँ फिर दाऊद को मारने का प्लान बन रहा था। इनफैक्ट आपकी वेब सीरीज में भी दिखाया गया कि 1-2 बार कोशिश की थी रॉ ने, आईबी ने, लेकिन फिर मुंबई पुलिस ने आपस में करा दिया। तो इज इट ट्रू कि दाऊद के लोग मुंबई पुलिस में या बाकी जगह शामिल थे? ऐसा रिकॉर्ड पे तो है। आप किससे टच में रहे गैंगस्टर से? मैं किसी के टच में नहीं रही। किसी को कवर किया? कवर तो बहुत किया। किसे कवर किया? छोटा राजन की गैंग को कवर किया, दाऊद की गैंग को कवर किया, छोटा शकील को कवर किया, क्योंकि मैं कोर्ट में सब केसेस आए थे ना। तो मैं दाऊद का भाई तभी आया था, इकबाल कास्कर, डिपोर्ट किया गया था दुबई से, उसको मैंने कवर किया। यहाँ पे कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर मतलब जो स्टोरी करने आप गए थे। हाँ, तो वो किया। अबू सालेम को कवर किया, हैंडसम गैंगस्टर। यस, मोस्ट हैंडसम गैंगस्टर। आप लोग को भी क्रश था आप लोग के टाइम पे लोगों को? नहीं बाबा, जरा भी क्रश। तो फिर कौन लोग थे जिन्होंने फैला रखा है कि अबू सलीम पर बहुत सारी लड़कियों का क्रश था? वो खुद ही ने शायद ऐसा मार्केटिंग किया है अपना, उसका लॉयर ही बोलता था। इतना भी सुंदर नहीं था वो। लोगों को वो टाइम पे, जैसे मैंने बोला ना, लड़कियों को एक क्रेज था कि उनको प्रोटेक्शन लगता था, और बाकी सब गैंगस्टर्स को तो देखे नहीं किसी ने। तो यही आया, एक्स्ट्राडिट होके आया था बॉम्बे, तो सबको लगा ये तो बड़ा हैंडसम है। उसके पास साथ साथ वो गैंगस्टर मूवी आई थी, ये इसकी कंगना वाली, कंगना इमरान और शाइनी आहूजा। हाँ, तो उसपे बोला जाता है वो अबू सालेम पे थी, बट मुझे लगता नहीं वो टाइम पे रिलीज हुई। अच्छा, वो मोनिका बेदी वाला कैरेक्टर और उधर। इंटरेस्टिंग। तो दाऊद का जो आप कवर करने आए, तो आप एज अ क्राइम जर्नलिस्ट क्या क्या क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस अपने बॉसेस पास ले गए थे इनिशियल डेज में? क्योंकि उस टाइम तो क्राइम पीक पे था, बहुत पीक। क्या क्या आपकी क्यूरियोसिटी क्या कहती जानने की? सब कुछ, जैसे हर कोई रिपोर्टर को जानना होता है। हम लोग में बोलते हैं ना, यू शुड हैव अ नोज फॉर द न्यूज। तो वो एक हुआ करता था कि ये चीज क्यों हो रही है, क्या रीजन है। और सीधा, आज भी मैं सीधा सोच ही नहीं सकती हूँ, मैं टेढ़ा ही सोचती हूँ, नीचे मतलब आउट ऑफ बॉक्स ही मैं सोचती हूँ। पहले से पता नहीं मेरा नेचर ऐसा है क्या मालूम। एक इंसिडेंट होता है तो उसके सीधा देख ही नहीं पाते हम लोग। वो यू ऑल्सो विल एग्री टू मी, हम लोग उसको पीछे से ही देखते हैं। हाँ, मतलब जो दिख रहा है उसके अलावा 4 सारी चीज सोचते हैं। हाँ, वो हम लोग वही सोचते। तो वही एक क्यूरियोसिटी हुआ करती थी। जैसे सालेम आया तभी उसको वो सोचते थे कि भाई, क्योंकि लोगों को जानना, आज भी देखो लोगों को जानना होता है सालेम की लव स्टोरी के बारे में। आज भी मैं अगर कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे पूछते, अरे तूने तो सालेम को देखा है ना, कैसा दिखता था वो, क्या बातें करता था वो, और वो सच में उसका किसके साथ अफेयर था, क्या क्या था। आज भी लोगों को इतना ही इंटरेस्टिंग लगता है, पता नहीं क्यों। इसलिए क्योंकि वो शायद वो पार्ट ऐसा जो अनसुना, अनसुलझा, या क्योंकि वो फियर फैक्टर पे खेलते थे वो लोग। वो फोन करते थे एक्सटॉर्शन के लिए, तो भी तो बहुत 90s में आया, हर किसी को फोन आते थे।
मुझे याद है मेरी शादी के टाइम पे इतना लो प्रोफाइल रहते थे, वो टाइम हुआ था, वो ऐसा टाइम था कि अगर तुम लोग बड़ी शादी करोगे तो अंडरवर्ल्ड तुमको वसूली के लिए फोन करेगा। ये मेरी शादी के टाइम पे ये सच में ये माहौल था। आप लोगों ने बचाया फिर अपने आप को? हमारी तो बहुत सिंपल शादी हुई थी, बट वो एक दौर आया था ये चीज का। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या उसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व थे, पुलिस इन्वॉल्व थी, कैसे बढ़ता चला गया? बिकॉज ये बढ़ा फिर इसको घटाना शुरू हुआ। ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता क्योंकि वो टाइम पे मैं रिपोर्टिंग में नहीं थी। बट आपने पूछा तो होगा ना अपने सीनियर से? नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपको समझाना हो। आई डोंट थिंक सो, आई मस्ट हैव आस्क्ड अबाउट हिम ऑल दिस थिंग्स। ओके, जब आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे थे और आप के ऊपर एक आरोप लगा, मकोका लगा आप पर कि आपने एक साथी जर्नलिस्ट की इंफॉर्मेशन दी जिसे छोटा राजन ने शूट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा राजन और दाऊद के बारे में बताओ, फिर हम इधर आएंगे। छोटा राजन दाऊद का रिश्ता क्या रहा है? पहले तो फ्रेंड्स रहे, एक साथ काम किया है उन दोनों ने, बॉम्बे में, बॉम्बे और दुबई में भी। ओके। फिर पहले दाऊद गया, फिर छोटा राजन गया। एक बार ये पूरा मैं नेटवर्क समझाओ। छोटा राजन, छोटा शकील, नहीं, दाऊद, छोटा राजन, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, अबू सालेम, ये एक ही टीम के लोग थे। ये पहले एक ही टीम के लोग और थे। ये दो में छोटा छोटा क्यों आ रहा है? ये छोटा शकील वो तो अभी पता नहीं, पहले से ही आ रहा है छोटा शकील। और छोटा राजन, बड़ा राजन था पहले वो तिलक नगर एरिया में, बड़ा राजन था और फिर ये छोटा राजन हुआ। There were two राजन इसके लिए। Okay. तो ये उसके बाद का है, तो इसको छोटा राजन बोला जाता है। ठीक है। और हर एक का अपना अपना एरिया था, जैसे डोंगरी साइड और टाउन साइड, मोहम्मद अली रोड साइड, वो साइड दाऊद का एरिया था। यहाँ पे तिलक नगर छोटा राजन का एरिया था। फिर छोटा राजन के गैंग में भी भरत नेपाली था, रवि पुजारी था, संतोष शेट्टी था, वो सब अलग अलग थे। और एक ही साथ सब पहले एक ही था। जो भी हुआ ना डिफरेंसेस और जो भी उनकी राइवलरी हुई वो आफ्टर 92 बॉम्ब ब्लास्ट हुई। यानी जो आपकी अगली किताब है उसमें इसका भी हिंट मिल सकता हमें। शाहबानो केस के बाद अयोध्या फैजाबाद दरवाजा खोलना, फिर बाबरी मस्जिद पे गिरना और फिर ये होना, ये सारे लिंक्ड आपस में है। तो इसके पहले डी कंपनी कैसे ऑर्गेनाइज थी और इसके बाद क्या हुआ? फिर पहले तो दाऊद दुबई में भाग गया था और फिर वहां पे वो अपना साम्राज्य उसने बड़ा किया। वो इनिशियली सब क्रिकेट की वो जो शारजा में मैचेस हुआ करती थी वो वहाँ देखने जाता था और वहाँ से सब उसकी वो सब चालू, स्मगलिंग ये वो सब से स्टार्ट हुआ। फिर 92-93 जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए वहाँ से उसको टेररिस्ट का लेबल लगाया। दाऊद वाज कम्युनल टू सम एक्सटेंट, यस। बट उसकी टीम में जो आप नाम ले रहे हो तो सारे लोग मिल रहे हैं मुझे। वो पहले हुआ बाबरी मस्जिद के पहले की बात है। ओके। उसके बाद तो सिर्फ वही उसको दाऊद को मुस्लिम गैंगस्टर माना जाता था और इसको हिंदू गैंगस्टर माना जाता था। उसको लेबल ही वो लोग ऐसे करते थे, छोटा राजन। हम लोग जब स्टोरी लिखते थे तभी सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू गैंगस्टर ऐसा लिखते थे, छोटा राजन कॉमा सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू। हाँ, क्योंकि छोटा राजन ने अपनी मार्केटिंग वैसे की और तब कि मैं हिंदू गैंगस्टर हूँ। और ये साइड पे हो गए दाऊद, छोटा शकील दाऊद से क्लोज हो गया, अनीस इब्राहिम दाऊद का भाई है। वो सब पूरे उनके जो नूरा करके वो सब उसके भाई, वो सब पाकिस्तान में थे। वो लोग दुबई से पाकिस्तान चले गए ब्लास्ट के बाद, क्योंकि अभी तो फिर तो टेररिस्ट माना जाता है। मैंने एक सीरीज देखी है अविनाश तिवारी की, शायद जी पे कोई आई थी, उसमें था कि ऐसा दिखाया गया कि नहीं दाऊद बड़ा अच्छा आदमी था, गुंडा बवाली था, वो बवाल करता था, स्मगलिंग, बट वो टेररिस्ट नहीं था। उसको टेररिस्ट बना दिया गया और फिर वो भागा और उसके ऊपर लेबल लगा दिए गए, ऐसा वैसा ये वो बड़े सारे वेब सीरीज में अलग अलग इमेज क्लीनिंग की कोशिश की गई है। बट आई एम श्योर दाऊद तो आपने खूब पढ़ा भी होगा, खुद सुना भी होगा, खूब रिसर्च भी की होगी। दाऊद ने ही बम ब्लास्ट करवाए थे बॉम्बे में। सारे सब रिकॉर्ड है एंड और वो केस खत्म होके सब 100 पीपल हैव बीन कन्विक्टेड। मोस्ट ऑफ देम आर दाऊद के ही आसपास के लोग हैं। दाऊद ने कभी इंडिया ने कोशिश की? फिर वो टाइम पे उसको आना था ऐसा बोला जाता है। हालांकि जो मेरे एक्स बॉस है उनकी बुक में भी लिखा गया है, जैदी साहब की बुक में लिखा गया है, जैदी साहब ने बोला भी है कि एक टाइम ऐसा था कि जब उसको आना था बॉम्बे कि ही वॉज रेडी टू फेस द ट्रायल,
but somehow it did not materialize. छोटा राजन और अबू सलेम आ गए, इनको दाऊद ने फंसाया था। ना, अबू सलीम को एक्स्ट्राडिट किया गया, वो तो अभी की बात है, 2004-5 की, 5 या 6 की बात है, और ये तो 2016 में आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छोटा राजन। तो अबू सालिम को तो एक्स्ट्राडिट इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, पकड़ा था उसको पोर्चुगल में। तो वो तो किसी इन्फॉर्मेशन लीक की गई हाँ, ना कहीं ना कहीं। हाँ, तो वो तो एक शूट आउट भी आपके यहाँ पर हुआ था, कई सारे फिल्म बनी है। हाँ, वो शूट आउट एट वडाला, शूट हाँ, आउट एट लोखंड वाला, हाँ, वो सब भी तो आता है कि दाऊद ने ही लीक करवा दिया था। हाँ, वो सब आपस में ही राइवलरी के चक्कर में ही वो लोग आपस में ही लड़ते रहे। जे हत्याकांड हुआ था, जे शूट आउट हुआ था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, उस पे भी पिक्चर बनी गई है। हमारे जर्नलिस्ट की भाषा कैसे होती है, हम एक शूट आउट कह रहे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। सॉरी, बट दैट्स हाउ राजीव सरसाई का एक वीडियो नहीं की है, जर्नलिस्ट हैव बिकम वल्चर्स। हमें लगता है ये बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि अपने लिए तो वही अपनी ब्रेड बटर है ना, वही अपनी ब्रेड बटर है, अपने को उसी में से तो स्टोरी एक घटना, बड़ी घटना हम कह रहे हैं, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस ही वैसा हो गया है, हम लोग सोचते ही वैसा। हाँ, सही बात। जैसे डॉक्टर और उनके लिए ऑपरेशन करना बहुत, इट्स अ केस, इट्स अ रूटीन फॉर देम। हमारा कोई एक्सपायर होता है तो हमें दर्द होता है, डॉक्टर को नहीं होता है। सो वैसे हमें तो अपना इवेंट 26/11 मैंने जैसे बोला, तो हमको तो 3 दिन घर पे ही नहीं जाने दिया था, घर वाले स्ट्रेस में थे। आप खुद भी नहीं जाना चाहे होगे आप, तो मिस हो जाएगी तो स्टोरी। हाँ, क्योंकि वो इतना, फिर तो एडिटर बाम्बू लगाएगा, इतना बड़ा इवेंट है, फिर इवेंट नहीं, इंसिडेंट इतना बड़ा, मतलब इवेंट, वही जो कह रहा हूँ कि हमारी शैली भी उसमें खराब हो गई, हाँ, कि हम उसको इवेंट कह देते हैं या इतना बड़ा। तो उसमें 3 दिन तक नहीं गए थे घर पे सब लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी मिस नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मीडिया, हम लोग ही माफिया बन गए, कि हम लोग में मतलब वो फीलिंग्स ही नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज हम लोग एक स्टोरी के नजरिए से ही देखते हैं, क्योंकि जब मेरे पे बीती तब मुझे ये रियलाइज हुआ, जेल में बैठ के मैंने सोचा कि यार मैं खुद ही तो स्टोरी बन गई ना। 26/11 में हालांकि मीडिया के रोल को बहुत क्वेश्चन किया जाता है, जो एक कई सारी बाद में वेब सीरीज फिल्मों में दिखाया गया कि मीडिया ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, बहुत सारे आतंकवादियों को हेल्प मिल रही थी। इज इट ट्रू? हाँ, क्योंकि हम लोग लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो टीवी वाले तो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, और वो लोग पाकिस्तान में बैठ के जिन्होंने करवाया वो देख रहे थे टीवी, तो उनको पता चल रहा था कि हैंड वहाँ पे ट्राइडेंट में क्या हो रहा है, ये ताज में क्या हो रहा है, तो उनको लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी। मतलब वो तो सेम चीज इवन कारगिल में भी की बोला जाता बहुत है, बहुत एक बड़ी फेमस जर्नलिस्ट, उनको लेके बड़े क्वेश्चन होते हैं। कारगिल का भी बोला जाता है, हाँ, कि उसमें भी बहुत नुकसान हुआ। हालांकि वहां एक जर्नलिस्ट का नाम लेके कहा जाता है कि फलानी जर्नलिस्ट ने दिखा दिया था बहुत कुछ, और उनके बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं। तो आपने तो रिपोर्टिंग की थी 26/11 में, आप मानते हो कि मीडिया का फॉल्ट था? बाप रे, अभी तो इसका जवाब दूंगी तो मीडिया तो मेरे पीछे ही पड़ मीडिया ऑलरेडी आपके पीछे पड़ के आपको जितना नुकसान करना था वो कर चुकी है, डैमेज हैज ऑलरेडी, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती वो आपको। वो तो कुछ नहीं, वो मीडिया अपने देश में, मीडिया नहीं, हर एक जगह पे मीडिया, पुलिस, ये सब, प्रेस, मैं बोलती हूँ, मेरे लाइफ में अभी सिर्फ 26 अल्फाबेट नहीं है, 25 अल्फाबेट है। मैंने पी निकाल दिया है, क्योंकि वही भगवान है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेस हो, पुलिस हो, ये सब भगवान है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 26/11 मीडिया की गलती थी, आतंकवादियों को उससे हेल्प मिली क्योंकि आप लाइव रिपोर्टिंग में थे। मैं नहीं थी, मतलब आप टीवी वाले थे। हाँ, थी, गलती हुई थी। मैंने आपकी स्कूप में जहां देखा कि आपको रियलाइज हो रहा था कि दिन भर आप बड़े बड़े लोगों से उठ बैठ रहे थे, आपको लगा कि सबसे ताकतवर हम ही हैं। यस, ये सब मीडिया वाले को लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। हाँ, और फिर भगवान ने एहसास करा दिया, वो एरोगेंस आ जाती है, क्योंकि सब लोग स्पीड डायल पे होते हैं, तो अपने को लगता है कि भाई अपने तो दुनिया मुट्ठी में है, मेरी मुट्ठी में है। किसी को बोलें काम हो जाएगा, पुलिस वाला काम करवा देगा, लोग डरते हैं। हाँ, लोग डरते हैं कि अरे यार इससे दूर रहो, इसके तो बहुत बड़े सोर्सेस हैं। बट मुझे, और लेकिन सोर्सेस भी बहुत, मुझे नहीं लगता कोई किसी को विदाउट, मैं हर टाइम बोलती हूँ, देयर आर नो फ्री लंचेस इन वर्ल्ड। सोर्सेस भी कुछ नहीं मदद करते। क्या किया, कौन आया मेरे को मदद करने? कोई नहीं आया। आपको जेल में क्यों भेजा गया? ओ भाई, मुझे भी ये आंसर चाहिए।
अगर आपको कहीं से आंसर मिलता है तो प्लीज बता देना। 14 साल से मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता है क्यों भेजा बट गया। क्यों, मतलब मैं सच में नहीं पता शुभंकर, सच में मैं सब जगह बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता है। स्कूप जो दिखाया गया है स्कूप सीरीज में, कितना सच है उसमें? स्कूप का सिर्फ प्लॉट ही लिया गया है, इट्स मस्ट बी जस्ट हार्डली 5% सच है। इट्स नॉट क्योंकि काफी कैरेक्टर्स फिक्शनल है उसमें, काफी। और वो लोग बोलते भी है कि हम लोग ने सिनेमैटिक लिवरेज लिया है, तो हम लोग ने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की है। जैसे आपका कैरेक्टर दिखाया गया है कि उसे पता तक नहीं होता है कि वो जेल जा सकती है। एक पुलिस वाले के साथ संवाद होता है जिसमें वो कहता है कि अभी ये स्टोरी बड़ी है, हो सकता है कल को ये वाली स्टोरी बड़ी हो जाए। ऐसा तो नहीं हुआ था रियल में। आपको लगा था कि आप जेल जाओगे जब ये मर्डर केस हुआ था? नहीं, मर्डर केस होने के बाद 3-4 महीने बाद र्यूमर्स होना चालू हो गए थे कि कोई फीमेल जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है, कोई फीमेल जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है। तो हम लोग आपस में सोचते रहते थे कि कौन हो सकता है। वो अगस्त की बात है। अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया। जैसे जैसे दिन निकलते गए बहुत क्लैरिटी आने, वो र्यूमर्स में फिर नाम आने लगा कि अरे नहीं, जिग्ना वो रहा इन्वॉल्व है। लेकिन अपने को तो और एरोगेंस इतनी थी ना, ओवर कॉन्फिडेंस था कि जब कुछ किया ही नहीं तो डरने का क्यों। आपने कोशिश नहीं की थी पुलिस वालों से बात करने की या बाकी लोगों से पूछने की कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कौन सी फीमेल जर्नलिस्ट है? बात की, लेकिन कोई बोलने को रेडी नहीं था। पुलिस वाले भी, सोर्सेज जो मेरे थे, वो दे वर नॉट रेडी टू डिस्क्लोज कि कौन है। आपकी बिरादरी के मीडिया फील्ड के लोगों ने गद्दारी की थी आपके साथ? उन्होंने की, सिर्फ उन्हीं लोगों ने की थी गद्दारी। पुलिस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पुलिस तो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ठीक है, मुझे किसी से कुछ ग्रज नहीं है, बट यस, मीडिया में दे नेवर सपोर्टेड। और उनको पता था सच्चाई क्या है कि आई हैव नॉट डन इट। मीडिया ने जरा भी 1 मिनट के लिए नहीं सोचा। वो तो स्टोरी ही चाहिए थी ना उनको, ब्रेकिंग। वही टैबलॉइड जहाँ पे मैं बहुत लॉयल रही, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी स्टोरी, ब्रेकिंग स्टोरीज की, वही टैबलॉइड ने मेरी स्टोरी की। आपके संस्थान ने भी की? हाँ, आपके खिलाफ? हाँ, कोई नहीं आया था। एडिटर जो स्कूप में बताया गया है, दैट इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। सॉरी टू से आपके एडिटर ने साथ नहीं दिया था आपका? नहीं, जरा भी नहीं। आई एम टेलिंग उसमें तो दिस। दिखाया गया कि आपके एडिटर ने आपके लिए स्टैंड लिया। नहीं, जिशान अयूब का जो किरदार है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, नो डाउट अबाउट। मैंने जिशान को फोन करे कहा, मैंने कहा भाई ये एक आदर्श जर्नलिस्ट का किरदार था। वो किरदार था, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बट रियलिटी ऐसी नहीं थी। आपके एडिटर ने क्या किया उसके बाद जब ये खबर आई? कुछ नहीं किया उन्होंने। फर्स्ट डे वो लोग सब कोर्ट में आए थे, उसके बाद सब बंद हो गया, कोई नहीं। तो उसमें First दिखाया day। कि रिजाइन कर दिया आपके नाम पर। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो जेल में थी, तो मुझे नहीं पता उन्होंने रिजाइन किया या उनको बोला गया रिजाइन करने को। अरे मुझे नहीं पता, मैं तो जेल में तो थी। ये मतलब ये क्राइम जो नया बच्चा देख रहा होगा, नई बच्चियां देख रही होंगी जो क्राइम जर्नलिस्ट या जर्नलिस्ट बन रहे होंगे, ये कितना बड़ा सेटबैक उनके लिए है कि आप जिस संस्थान के लिए प्राण दे देते हो, आप जिस संस्थान के लिए आतंकवादियों तक से कोशिश करते हो कि खबरें निकाल लें, इंटरव्यूज ले लें, जब आप पर कोई बात आती है तो संस्थान आपके पीछे नहीं खड़ा है। नहीं खड़ा रहता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि नहीं खड़ा रहता है। कोर्ट कचहरी के मामले में पैसे दिए थे संस्थान ने? जरा भी नहीं, उल्टा अब तक मेरा पीएफ भी नहीं दिया है। अब क्या कोर्ट कचहरी की फीस की बात कर रहे हो? कुछ नहीं, पीएफ बाकी है मेरा। ये सब परेशान करता है? अभी नहीं करता, पहले करता था स्टार्टिंग में। सबसे डरावना अनुभव क्या था जेल में? जेल में पूरा ही मैं 9 महीना रही हूँ जेल में। वो पूरे 9 महीने में डर डर के रही हूँ, सहमी सहमी सी रही हूँ। जब फर्स्ट डे एंटर होते जेल में, तभी मैंने मेरी बुक में लिखा है, तुम्हारा चेकिंग होता है पूरे कपड़े निकाल के। तो वो बहुत ह्यूमिलेटिंग था, बहुत ह्यूमिलेटिंग था। सबके साथ होता है वो जो भी जेल जाता है? हाँ, जेल का मैन्यूअल है, सबके साथ होता है, बट मुझे बहुत ह्यूमिलेटिंग लगा। नेकेट कर देते हैं? हाँ, पूरा। और उठाते हैं, बिठाते हैं। और सबके सामने या नहीं, एक ही महिला से को? कमरे में 2 कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल होती है। बट लेडी कांस्टेबल सामने आपको न्यूड होना पड़ता है? हाँ, तो दैट वाज वेरी ह्यूमिलेटिंग, वेरी ह्यूमिलेटिंग। एंड उस दिन में मुझे याद है आज भी वो दिन, आई वाज हैविंग पीरियड्स।
तो मेरे को ब्लड भी निकल रहा था और मुझे उठाया बिठाया जा रहा था। एंड वर्स्ट पार्ट ये था कि जब वो रूम से मैं बाहर आई तो एक मेल कांस्टेबल सब नोट कर रहा था मेरे पास क्या क्या सामान है, मेरी बैग में 2 ड्रेस है, मेरे पास क्या क्या है। दैट वॉज मोर ह्यूमिलेटिंग। एंड द वे आज भी मुझे उसका फेस याद है, द वे ही वॉज लुकिंग एट मी और सरकेस्टिकली वो स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसको तो पता है ना अंदर मेरे साथ क्या हुआ होगा। वो बहुत ह्यूमिलेटिंग था। आज भी मैं कांप जाती हूँ, वो चीज से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी, वो टाइम के बारे में सोच के। बहुत ह्यूमिलेटिंग था वो। फिर तो एक लेबल ही लग गया, आपको अक्यूज माना जाता है। वो मैं जेल में जैसे ही एंटर हुई तो कहीं किसी वरंडा में किसी औरत ने बोला, अरे नई चिनाल आ गई, यू नो, कोई जिग्ना नाम से नहीं बोलता था। फिर जैसे जैसे उन्होंने को मेरा पता चला तब जिग्ना से मैं दीदी हो गई। वो एक ट्रांजिशन हुआ। फिर अपना सर्वाइवल, जेल में अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है। मेरा लॉयर था, उसने मुझे एक ही एडवाइस दी थी, तू किसी के झमेले में पढ़ना मत, एक जगह पे बैठी रहना। और वो मैंने 9 महीना वो ही किया। मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलती थी। मतलब मैं सबको बोलती हूँ कि मैं नहीं तो दिन में 500 बार हनुमान चालीसा बोलती थी। मेरे ब्लड में हनुमान चालीसा है अभी, इतना मैंने हनुमान चालीसा बोला है जेल में। ये सर्वाइवल के लिए था। ये सर्वाइवल के लिए था कि आप, काफी औरतें थी जिनको जेल में रूल करना था, अपने को थोड़ी ना घर बसेरा करना था। तो एक ही जगह पे, एक ही कोना, इतनी सी जगह है, वहां पे बैठे रहो। आई लॉस्ट 14 kgs in 9 months। सो बहुत टफ था। हर एक, मतलब टफ ये इसलिए ज्यादा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों ये जगह पे हूँ, मैंने क्या कर दिया। नाम, पहचान, परिवार, बच्चा। सब कुछ। बच्चा जब जेल में मिलने आया फर्स्ट टाइम, क्रिसमस वेकेशन में वो आया था, वो हॉस्टल में पढ़ता था, तो वो आके बोला मुझे, मुलाकात बोलते हैं जैसे, तो मम्मा मुझे पता है तू ये करेगी नहीं, और मुझे पता है तूने ये नहीं किया है। उस दिन से मैंने जेल में रोना बंद कर दिया कि अभी मुझे किसको जवाब देना है। मेरे बूढ़े नाना जी आते थे जेल में मिलने, 90 साल के। वही जो 10 बजे रात को। हाँ, वो आते थे मिलने। फिर मैंने एक दिन उनको ना बोला कि आप मत आओ। इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर ऑल, फुल फैमिली। एक बार कुछ नाना जी का आपने किस्सा भी सुनाया था, जेल आए थे और कोई पत्रकार शायद वीडियो बना रहा था। हाँ, जेल नहीं, वो पुलिस कस्टडी में मैं तभी थी। तो क्राइम ब्रांच से मेन गेट में जाने को 500 मीटर्स थोड़ा चलना पड़ता है। ये बुढ़ा इंसान है, लकड़ी लेके चल रहा है, और वो रिपोर्टर, बहुत फेमस टीवी न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर था, वो ऐसे ऐसे नीचे नीचे बैठ के कैमरा से उसका फोटो पूरा ले रहा है, वीडियो ले रहा है, और मैं खिड़की के पे बैठ के देख रही हूँ। एंड आई फेल्ट सो बैड। एक्सक्लूसिव दिखाना होगा उसे। फुटेज जो मिल गई थी बहुत बड़ी। क्या हुआ वो रिपोर्टर का बाद में? कर्मा ने किसी को नहीं छोड़ा है, शुभांकर किसी को नहीं छोड़ा है। वो रिपोर्टर के साथ भी बहुत बुरा हुआ। ही इज नाउ नो मोर, सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट हिम। जहां पे भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे पुराने संस्थान के रिपोर्टर थे वो। बट कितने लोगों से शिकायतें आपको? मीडिया से? हाँ, क्योंकि मीडिया ट्रायल का पार्ट आप भी रहोगे, आई एम श्योर रहोगे। शुरू में जब स्टोरीज आप करते होगे सही तो बात, I agree. आप भी लिखते होगे बहुत सारी स्टोरीज agree, कि yes. कितना तीखा लिख दें कि हमारी स्टोरी पढ़ी जाए, कितने उसमें बातें ऐड कर दें, कितने थोड़े से एंगल को बड़ा कर दें। आई एग्री। फिर जब खुद पे जब स्टोरीज बनी और खुद पे चटकारे ले लेकर अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरह से कहानियां पढ़ी। शुभांकर, मुझे अभी अखबार से डर लगता है, मैं अखबार नहीं लेती। 9 महीने मैंने जेल में गुजारे हैं। अखबार आता था तो मैं शिवरिंग सी, अभी भी शिवर करती थी कि भाई आज क्या स्टोरी आएगी। कितना मसाला, लिमिट के बाहर। क्या क्या बनाया आपके नाम पर लोगों ने?
बहुत सारी चीजें छापी जो याद रह गया आपको कि ये पेनफुल, एक होता है ना बिलो द बेल्ट कि मार दिया। मैंने 36 कॉल छोटा राजन से 36 बार बात की। हालांकि बात यह है कि वो चार्जशीट होने के बाद ये स्टोरी आई, चार्जशीट में तो थे नहीं 36 कॉल। अच्छा हुआ ये सब मेरे बेनिफिट में गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। फिर किसी ने लिखा कि जिग्ना को HIV है, ये तक लिखा है। कैन यू बिलीव दिस? मेरे लड़के का नाम और फोटो छापा है, वो तो माइनर था ना, अपने एथिक्स में शायद अपने को सिखाया गया है माइनर का नहीं नाम या करते। फोटो नहीं लिखते डालते। मेरे बच्चे का नाम और फोटो दोनों डाला है। कोई दोस्तों में था ऐसा, या जिससे आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार इसने भी कैसे लिख दिया? वो तो देखा ना वो यूट्यूब रूटस। हाँ, हालांकि दोस्त बहुत कम थे मेरे। फिर भी एक मीडिया होता ना में। कि यार इससे उम्मीद नहीं होती है कुछ कुछ लोगों से। हाँ था ऐसे 2-3 रिपोर्टर्स ऐसे हैं जिससे उम्मीद नहीं की थी मैंने। फिर मैंने सोचा छोड़ यार, क्या ही कर सकते हैं, डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। फिर वो गिले शिकवे रख के कुछ मतलब भी नहीं है। एक ही रिपोर्टर था हु स्टूड बाय मी इन द सेंस कि मुझे वो बहुत पुराने रिपोर्टर है और मुझे उतनी ही उनकी रिस्पेक्ट है कि उन्होंने एटलीस्ट नहीं वो हद तक गए। बाकी तो ब्रॉडशीट में यहाँ तक लिख दिया कि जिग्ना वोरा जिस दिन जजमेंट था लाइकली टू गेट डेथ पेनल्टी। और मेरी मॉम वो पेपर पढ़ते पढ़ते उनको अटैक आया है, ये सच बात है। 8 जून को 2015 को मेरे अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किया गया। 9 जून को हेडलाइन थी कि इफ कन्विक्टेड जिग्ना वोरा लाइकली टू गेट डेथ पेनल्टी। और मॉम सच में मेरी माँ वो पढ़ते पढ़ते मरी है न्यूज़पेपर। किसी जर्नलिस्ट ने अच्छा काम किया था उस दौर में? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको आप आज एक्नॉलेज करना चाहो कि यार जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ गंदा लिख रही थी? नहीं, किसी में नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था? कोई भी नहीं था। छोटा राजन को कैसे आप जानते थे, कैसे आपने उसको ट्रैक किया? छोटा राजन के बारे में कुछ बताओ कि आपकी पूरी कहानी छोटा राजन के इर्द गिर्द है। उसी का मैंने तो ट्रैक नहीं किया था उसको, और ना ही मेरा उससे कुछ लेना देना था। मई 18 या 19 को 2011 में एक इकबाल कास्कर छोटा दाऊद के भाई के वहाँ पे फायरिंग हुई थी, और उसमें छोटा राजन ने वो फायरिंग क्लेम की थी कि ये मैंने किया है। मुझे क्लेम नहीं किया था, किसी और रिपोर्टर न्यूज़ चैनल को किया था उसने फ़ोन करके। तो तभी मुझे उसका इंटरव्यू करना था, तो उसने सबको वो फ़ोन कर रहा था, ऐसा नहीं है। और वो मेरे ट्रायल में आया है, मैं कुछ भी अपने हिसाब से बोल ही नहीं रही हूँ अभी, जो रिकॉर्ड पे मैं वो ही बात करती हूँ अभी, क्योंकि मेरे मानने न मानने से कुछ होने नहीं वाला है। तो उसने वैसे मुझे फ़ोन किया, ऑफिस में किया था फ़ोन, ऐसा भी नहीं था कि मेरे मोबाइल पे पर्सनली मुझे किया है। सबके सामने बात हुई। इट वॉज माई इंटरव्यू वॉज पर्टेनिंग टू दैट ओनली, वो फायरिंग, दैट्स इट, बस वही एक फ़ोन। अच्छा, छोटा राजन और लॉरेंस बिश्नोई में बड़ी सिमिलैरिटी लगती मुझे। उस दौर में सारे क्लेम छोटा राजन के होते थे, कहीं कोई घटना हो, आज के दौर में जैसे लॉरेंस का नाम आता है कि कोई भी घटना हुई लॉरेंस की जिम्मेदारी डाल दी गई। कोई भी घटना आज देश में हो रही है, ऐसे उस दौर में छोटा राजन का था। अब जब आप बाहर निकल कर आए हो और इस पूरे प्रोसेस को आपने अंदर से देखा है, ये जिम्मेदारी ली जाती है या दिलवाई जाती है? पता नहीं मुझे, फिलहाल तो लॉरेंस का मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं एम टोटली आउट। मैं अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, ना ही न्यूज़ देखती हूँ। आज मुझे लगता है 3 साल से मैंने टीवी स्विच ऑन नहीं किया है मेरे घर का। जब से मेरा लड़का आउट ऑफ इंडिया गया है तब से वो देखता था, कुछ नहीं देखती। तो मुझे सच में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ नहीं, मैं तो कॉन्टेक्स्ट में डाला, जैसे भी बहुत सारी घटनाएं होती है लॉरेंस का नाम आता है क्लेम में, उस दौर में छोटा राजन का नाम था। इनफैक्ट वो वेब लोग सीरीज करते हैं क्लेम, क्योंकि वो एज आई टोल्ड यू, वो फियर फैक्टर पे पूरा उनका धंधा ही फियर फैक्टर पे चलता है। वो क्लेम करोगे तो बोलेंगे अरे देखो वो दाऊद के घर पे फायरिंग कर सकता है तो अपने पे भी कर सकता है। तो वो पूरा फियर पे ही उनका बिजनेस चलता था। 93 के बाद, दाऊद के जाने के बाद, जैसे एक हसीना पारकर फिल्म आई थी, हाँ। दाऊद का काम कौन संभाला था इंडिया में?
हाँ, उसकी बहन यहाँ पे थी ना, हसीना, जैसे आपने बोला, हसीना पारकर। हमने तो फिल्मों के जरिए देखा जाना। हाँ, तो वो संभालती थी, कर देखती थी वो सब। वो भी रिकॉर्ड पे ही है। तो मैं अपना बारे में तो कुछ भी ना बोलूं भाई, विदाउट रिकॉर्ड तो मैं बोलूं ही नहीं कुछ भी। ओके। अभी उसके बाद आपने फिर पुलिस वालों पे देखा, जितने ही हमारे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आए थे, फिर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी जेल में गए। कोई ऐसी कहानी है जो आपको लगता है वेब सीरीज में नहीं गई, आपको बतानी चाहिए? सब कुछ आ गया है वेब सीरीज, मुझे लगता नहीं है कुछ भी बाकी नहीं, रह आपकी गया। आपकी कहानी में। मेरी कहानी में हाँ, मेरी कहानी में तो वेब सीरीज में जो बताया गया वो हार्डली कुछ है। उन लोग ने प्लॉट लिया, तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कहानी अच्छी थी जो आपको लगता है बतानी चाहिए? और अच्छी नहीं, बहुत इमोशंस वाली कहानी थी। जैसे जेल में बहुत ऐसे कैरेक्टर्स थे जो मैंने बुक में लिखा है, तो उस पे ज्यादा फोकस कर सकते थे वो लोग। जेल में सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और दूसरी एक कैरेक्टर के बारे में, रंभा, वो दोनों के बारे में ही दिखाया गया है। हालांकि बहुत कॉमन वुमन थी ऐसी जिसके बारे में वो बोल सकते थे। फिर इन्वेस्टिगेशन पार्ट भी पूरा फिक्शनल है मेरे हिसाब से। That's it. ओके। अभी किस सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो? मैंने दूसरी बुक मेरी आ गई शाहबानो पे, उस पे मूवी बन रही है। शाबानो पे क्यों बनाया आपने? शी वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग लेडी बाई मी, लाइक मी, आई फील सो। आपने कवर किया था शाबानो, या ना आपने सुन के तो अभी तो छोटे बच्ची थी मैं, हाँ। 10 साल की होंगी वो केस हाँ, पे 85 के अराउंड। हाँ, हाँ। so I'm 74 born, तो 10-11 साल की तो फिर शाबानो पे क्यों लिखा आपने? ट्रिपल तलाक के बेस पे। ट्रिपल तलाक जो अपना बिल आया है, वो बिल कहीं ना कहीं शाहबानो केस हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल। शाबानो केस इंडिया में डिफाइनिंग मूवमेंट था। एकदम एकदम। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया, बैलेंस करने के लिए अयोध्या के दरवाजे खोल दिए गए। उसका असर हुआ 93 बम ब्लास्ट में, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, आफ्टर मैथ बहुत कुछ हुआ। आज राम मंदिर बना। तो बन लोग गया। मानते हैं कि उस अगर वो ताले ना खुले होते तो शायद ये बात शायद यहाँ तक ना भी पता पहुंचती। ही नहीं, यही पता ही नहीं चलता किसी को। हाँ, मतलब लड़ाई बहुत लंबी हुआ थी। तो शाबानो केस अपने आप में बहुत बहुत लैंडमार्क जजमेंट था वो, बहुत लैंडमार्क जजमेंट था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। तो उस पे लिखी। फिर अभी मैं मेरी तीसरी बुक लिख रही हूँ, वो मेरी ही कुंडली, मेरी पास्ट लाइफ, मेरी प्रेजेंट लाइफ और मेरी नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि अभी एस्ट्रोलॉजी और वो सब करती हूँ, तो वो हिसाब से डिकोडिंग माई कुंडली उस पे लिख रही हूँ मैं। एस्ट्रोलॉजी पढ़ी आपने? 12 साल से वही ब्रेड एंड बटर रहा है, वही कर। एस्ट्रोलॉजी समझते हो भी आप? एकदम से। क्या अपने बारे में क्या पढ़ा सीखा, क्या जाना कि अगर मैं आपसे पूछूं जो आपने 9 महीने जेल में गुजारे? हाँ, क्योंकि जब बाहर निकली तब मुझे आंसर्स चाहिए था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। अगर मैंने कुछ किया नहीं है तो मुझे क्यों ये सब से गुजरना पड़ा। इसलिए मेरा स्ट्रगल चालू हुआ कुंडली लेके सब जगह घूमने का, बट कहीं से मुझे जवाब ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। फिर मैंने खुद ही सीख लिया। आज मैं मेरी कुंडली में वो सिचुएशन, कुंडली देख के पता चलता है कि ये चीज़ होने वाली थी, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने किसी को भी ब्लेम करना छोड़ दिया। मैंने सिर्फ अपनी डेस्टिनी से ब्लेम करती हूँ कि मैंने मेरे कर्मा में ये लिखा था, है मेरी कुंडली में कि ये सिचुएशन आने वाली है, लिखा है। इफ पर्सन अच्छे से वो कुंडली डिकोड कर पाए तो लिखा है। तो मैंने फिर मेरे में एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ यार, ये तो मुझे भुगतना था ये जन्म में, बाकी सब लोग तो निमित्त बने, दे वर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंटल। 9 महीना जेल में रहने से क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा। क्या क्या? लोगों का नजरिया अपनी तरफ, सच्चाई, ट्रूथ ऑफ लाइफ, हर एक छोटी छोटी चीज का इम्पोर्टेंस। हम लोग नहाने जाते हैं तो पानी चालू रहता है, पानी निकल रहा है। मैं 1 टम्बलर पानी से नहाती थी, तो वो चीज पता चली। एक साबुन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, सोप का, वो पता चला। खाना, मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा था कोर्ट से ऑर्डर लेने के लिए होम टिफिन का, लेकिन ऐसे नसीब थे कि कोई था नहीं घर पे से, घर मतलब जेल में मेरे लिए टिफिन लेके आने के लिए। फिर एक कजिन, बहुत
उन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं जाके दे के आता हूँ। तो खाने की वैल्यू, सवेरे एक टाइम टिफिन मेरा घर से आता था, शाम तक समर था तो खराब हो जाता था, तो खाए बिगड़ सोती थी। तो मैंने सामने से कोर्ट में अर्जी डाली कि अभी मुझे होम फूड नहीं चाहिए, मैं जेल का ही खाना खा लूंगी। और बाकी जो कैदी थे उनके रियलिटी, उनसे बात करने से कि उनके क्या स्ट्रगल्स है। कोई कहानी रह गई आपके दिल में जेल की, बहुत सारी कहानियां किसी हैं। और की? हाँ, एक औरत हुआ करती थी, शी मस्ट बी दैट टाइम 35-40 ईयर्स ओल्ड। वो अपनी सास को मारने के, मतलब इंजर्ड करने के आरोप में अंदर आई थी और सब लोग उसको पागल पागल बोलते थे। वो अकेली अकेली एक जगह पर बैठ के बोला करती थी। तो एक दिन मेरे पास आई, मैंने बोला तू क्या बोलती रहती है? तो उसने बोला कि आपको लगता है मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैंने मेरी सास को क्यों इतने साल से, उसका हस्बैंड नहीं था, मर गया था, उसने लड़का एडप्ट किया था। तो वो बोलती थी कि मेरी सास मुझे बांझ बांझ बोलती थी और मेरे प्राइवेट पार्ट में रॉड डालती थी। तो मैं कितना टॉलरेट करूंगी मैं? तो मुझे उस दिन गुस्सा आया तो मैंने पत्थर मार दिया उसको। मतलब ये इट इज वेरी शेकी स्टोरी कि लोग क्या क्या चीज से गुजरते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है। महिला जेल में क्या क्या परेशानियां होती हैं? परेशानियां तो हाइजीनिक को लेके होती है, फिर जनरली जो मैन्युअल के हिसाब से जेल में चलता है वही रहता है। और जेल में रिफॉर्म्स इतने सारे हैं बट एग्जीक्यूट नहीं होता है कुछ भी। मुझे लगता है जेल इज नॉट, मतलब रिहेबिलिटेशन नहीं होता है, रिक्रूटमेंट होता है। मुझे खुद को कितनी ऑफर दी गई थी, प्रोस्टिट्यूशन की ऑफर दी गई थी मुझे जेल के में, अंदर? जेल के अंदर एक कई दिन है कि तू बाहर आके मुझे मिलना, मैं तुझे अच्छा, धंधा वहाँ ये दिखा। रैकेट भी चलते हैं अंदर? वही सब आपस में, क्योंकि सब वल्नरेबल होते हैं, बहुत वीक स्टेट में होते हैं, और सोसाइटी का इतना प्रेशर है कि बाहर जाके काम मिलेगा। मुझे आज तक नहीं मिला है काम, एक लेबल लग गया है, रेड फ्लैग आता है एचआर में, क्रिमिनल बैकग्राउंड करके। किसी भी टीवी चैनल, किसी भी प्रिंट के नहीं अखबार ने कभी आपको दोबारा अप्रोच नहीं किया नहीं, किसी ने नहीं कि अप्रोच आके हमारे लिए काम कर लो? नहीं, किसी ने नहीं, झूठ बोलने का सवाल ही नहीं है, किसी ने अप्रोच नहीं किया। मैं ऐसा नहीं, अंगूर खट्टे वाली बात ही नहीं है कि नहीं मुझे तो सबने बुलाया, मुझे नहीं करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी ने आज की तारीख में, फॉरगेट अबाउट मीडिया हाउस, नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब भी नहीं मिलता है। मैं LLB हूँ, MBA हूँ, BBM हूँ, फिर भी नहीं मिलता सर, जॉब। बिग बॉस जैसे शोज बुला लेते हैं। कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर चाहिए, बट इट वाज गुड फॉर मी कि मैंने, मेरा जो स्टैंड था वो क्लियर हुआ, लोगों को सच्चाई पता चली। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बिग बॉस जाने से या मैं एटलीस्ट कुछ कंट्रोवर्शियल में नहीं पड़ी वहां पे, मतलब आपकी कहानी दुनिया तक बिग बॉस के पहुंच जरिए गई, आ गई कि कौन है ये महिला जिसके साथ ये हुआ था, ये हुआ जर्नलिस्ट था, थी, ये थी, हाँ। वो था। स्कूप देखना कितने लोगों ने, नेटफ्लिक्स कितने लोग, स्कूप इज फॉर क्लास, नेटफ्लिक्स इट्स नॉट फॉर मास। बिग बॉस मास के लिए, हर कोई देखता है। स्कूप पे भी कहानी लोगों ने देखी थी, व्यक्ति पे कम घुसते, याद नहीं रहता। तो ये मेरे लड़के का ही सजेशन था, मामा बिग बॉस की ऑफर आई है तो तुझे जाना चाहिए। बोला नहीं यार मुझे नहीं जाना, मैंने तो कोई सीजन नहीं देखी है। बोलती नहीं, पब्लिक शुड नो हु रियल जिग्ना हो रहा है। सबने वो किरदार देखा, बट किसी को पता नहीं है कि जिग्ना वोरा रो भी सकती है, जिग्ना वोरा खाना भी बना सकती है, और जिग्ना वोरा फ्रेंडशिप भी कर सकती है। प्रज्ञा ठाकुर बाद में कभी मिली? नहीं, क्योंकि उसमें दिखाया गया आपको धागों का बांध देती हैं वो, नहीं कभी नहीं कि जेल में आप सेफ हैं जब तक उनकी रडार में है। वैसा नहीं था एक्चुअली। मतलब आप बता रहे हो कि उनकी खुद की पिटाई हो रही थी, वो खुद नहीं खड़ी हो पा रही थी? नहीं, वो जेल में नहीं हो रही मतलब थी। पहले, हाँ, और जेल में भी उनको उतनी फ्रीडम नहीं थी उस गवर्नमेंट में। हाँ, ऑब्वियस गवर्नमेंट की बात नहीं है, जो मैन्युअल के हिसाब से होती है वही होता है। हाँ, बट मुझे इसमें गवर्नमेंट का कुछ लेना उस वेब सीरीज में दिखाया गया कि उनका दबदबा था जेल के अंदर। वेब सीरीज है ना, सच्चाई तो नहीं है ना।
तो वैसा नहीं था जैसे उसमें दिखाया गया कि दबदबा था कि दो लोग पैर दबा रहे हैं, नहीं दो ऐसा लोग कुछ पीछे नहीं पीछे था। घूम रहे हैं। पीछे नहीं, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। नहीं, उसमें तो दिखाया गया पीछे ऐसा कुछ भी नहीं महिला बॉडीगार्ड की तरह दिखाया था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बॉडीगार्ड का ही का कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जेल से निकल के पहली चीज क्या की थी आपने? जेल से निकल के पहली चीज मैंने घर पे गए और पाव भाजी खाई थी। हाँ, मीडिया सब कवरेज हुई थी जेल से छूटने की? हुई थी, बहुत हुई थी। 2 दिन तक दे वर नॉट एबल टू ट्रेस मी कि मैं कहाँ हूँ। तो तीसरे दिन स्टोरी आई कि जिग्ना वोरा ने सुसाइड कर लिया है। ब्रेकिंग, ये रूमर्स चले मुझे बाहर निकालने के लिए घर से। मीडिया वालों को पता होता किससे क्या निकालना है। तो घर पे एसीपी, आज भी मैं पुलिस को देख के डरती हूँ, आज भी। उस दिन मैं इतना डर गई थी कि घर पे पुलिस आ गई। वो लोग चेक करने आए थे कि भाई मैं जिंदा हूँ या मैंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि मीडिया उनको फोन करके पूछ रही थी जिग्ना वोरा ने सुसाइड किया क्या, सुसाइड किया क्या। क्या अंडरवर्ल्ड को बॉलीवुड या ओटीटी वेब सीरीज वालों ने ओवर रोमांटिक या ओवर अच्छे से दिखा दिया, जो नहीं करना चाहिए था? उनके ब्रूटल पार्ट को हाईलाइट करने जहां पर उनके रोमांटिक पार्ट या मैस्कुलिन पार्ट को ही ज्यादा फोकस किया गया। यस। इसका क्या समाज पे असर पड़ा होगा आपकी नजर में? एक मतलब आप जो कर रहे हो वो सही है, ये एक ट्रेंड हुआ चालू कि अंडरवर्ल्ड में जाना मतलब रिक्रूटमेंट हुआ तो ओ अपनी लाइफ बन गई, लड़की भी मिल गई, पैसे भी मिल गए, सब कुछ सही चलने लगा। तो एक एक्सेप्टेंस बढ़ गया हीरो बना दिया। हीरो बनने से, कि जो जस्टिफिकेशन कि आप जो कर रहे हो उसको जस्टिफाई होने लगा वो चीज, विच इज वेरी सैड एक्चुअली, आई फील सो। ओके, कोई नई क्राइम रिपोर्टर अगर आपको सुन रही हो, क्या एडवाइस होगी उसे? डोंट पुट योर सेल्फ इन ट्रबल फॉर द कंपनी विच यू आर वर्किंग। कोई लॉयल्टी नहीं है, कंपनी साथ नहीं खड़ी होगी, नहीं खड़ी रहती, और कोई किसी का दोस्त नहीं है यहाँ पे। ये माया या माया डोलास या मान्या सुरवे, हाँ ये भी उसी दौर में दाऊद के लोग थे। हाँ, ये इनकी जो वेब सीरीज आई है, शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंडवाला, ये सब सही सीरीज है? हाँ। एग्जैक्टली ऐसे ही है? शूट आउट एट वडाला की तो मैंने रिसर्च की है, तो हुसैन जैदी की बुक में से बनी है, वो तो नॉन फिक्शन है, तो या काफी हद तक सही है, 80%। हुसैन जैदी आपके संपादक थे हाँ, एडिटर थे। जब आप जेल गए थे? हाँ। कैसा रिश्ता आपका उनसे? फिलहाल तो कोई रिश्ता नहीं है, बातचीत नहीं होती? नहीं, जरा भी नहीं। आपकी वेब सीरीज से को प्रोड्यूसर क्योंकि थे? अभी कुछ, हाँ, वेब सीरीज के को प्रोड्यूसर थे वो, बट बात करने का कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि मुझे ना ही कुछ वो लाइन में आगे बढ़ना है, ना ही कुछ करना है। मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया, मैंने अपना नज़रिया चेंज कर दिया, मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर दिया, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी आप मिस नहीं पुराने कोई भी कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करने की। आप मिस नहीं करते क्राइम रिपोर्टिंग को, या टीवी या प्रिंट की दुनिया को, वो न्यूज़ की दुनिया जिसमें भागना दौड़ना, फॉलो अप करना, एक कहानी को सुनना, उसके पीछे ट्रैक करना? मैं मिस करती हूँ, आई शुड नॉट लाई, बट मुझे जाना भी नहीं है, वो अलग बात है, कोई लेता नहीं है। ये भी फैक्ट है, बट यस आई मिस इट। What do you miss most about journalism? To chase the story, uncover the truth, and वही फास्ट लाइफ मैं मिस करती हूँ। मैं कई सारे गैंगस्टर्स के नाम लेने वाला हूँ, इनमें अगर ब्रुटलिटी के हिसाब से आपको रेट करना हो, हाजी मस्तान, नो नॉट ब्रूटल, मैं नाम लेता हूँ, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा राजन, छोटा शकील।
गैंगस्टर है, सभी ब्रूटल ही है शायद मेरे हिसाब से तो. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड गैंगस्टर्स. क्यों ये दुश्मनी सब एक करा जैसे थे? रहे थे? हाँ, सब एक जैसे थे? सब एक जैसे ही थे. हाजी मस्तान का टाइम का हम लोग बच्चे थे तो अच्छा, हाजी मस्तान को क्यों थोड़ा अलग दिखाते हैं? जैसे मैंने once upon रॉबिन a- हुड जैसा हाँ, दिखाते हो और हाजी उनके. मस्तान को थोड़ा रॉबिन हुड दिखाते हैं. हाँ, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में अजय देवगन ने एकदम व्हाइट कपड़े पहने एकदम उनकी इमेज भी व्हाइट कर दी थी. हाँ, बट आई डोंट थिंक सो इट मस्ट बी दैट वे. मुझे नहीं लगता, मेरा जहां तक का एक्सपीरियंस है. आप कैसे दो चीज जस्टिफाई कर सकते हो? मतलब वो जो कर रहा है वो सही है? मतलब उस पे तो बिल्कुल क्लीन दिखा देते कि बहुत अच्छा इंसान है जो ऐसा अपने नहीं स्मगलिंग होता. कर रहा है, लेकिन और बिल्कुल नहीं, नहीं मुंबई से बड़ा तो प्यार है. कैसे सब स्मगलिंग भी कैसे जस्टिफाई कर सकते हो आप? है तो इलीगल ना. गरीब बच्चे की माँ को पैसे दे रहा है, वो जो दिखाया गया तो उसमें. वो गरीब बच्चे की माँ को पैसे दे रहा है, वो पैसे कहाँ से आए हैं? इलीगल चीजों से. इलीगल चीजों से ही आए हैं. तो वो जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? वो उसका गिल्ट, खुद का गिल्ट वो कम कर रहा है ये सब चीज करके. किसी हीरोइन को महंगे अमरूद खरीद के दे दिया. वो अपना गिल्ट कम करने की बात आ गई है तो. बट यू कैन नॉट जस्टिफाई द एक्ट. आप वो एक्ट जस्टिफाई नहीं कर सकते. स्पेशलिटी क्या बदलती है? आपने एस्ट्रोलॉजी में कहा. चलो मैं इसको और इजी करता हूँ. 9 महीने आप जेल के अंदर रहे. 9 महीने जेल में आप कह रहे हो कि आपने इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ी कि हनुमान चालीसा आपके रगों में घुस चुकी है. हनुमान चालीसा ने आपके जीवन में क्या बदला? टोटली चेंज किया. टोटली. कैसे, क्या किया? एक फाइटिंग स्पिरिट दिया मुझे. अपने आप पे ट्रस्ट करना मुझे सिखाया. मुझे प्रोटेक्ट किया. मुझे रोज सवेरे खड़े होके अपनी लड़ाई लड़नी है ये सिखाया. प्लस मेरा विश्वास भगवान पे बढ़ाया, क्योंकि मैंने बहुत चमत्कार होते हुए देखे हैं. बहुत. जिन जिन लोगों ने, मुझे नहीं पता है, बट जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया या बुरा किया लाइफ में, मैं ये केस रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, जनरल लाइफ में, एवरीबडी हैज पेड द प्राइस. मतलब भगवान है. मेरी बिलीफ 10 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ा दी है. मैं मानती हूँ मेरे से जाने अनजाने में किसी को मैंने दिल दुखाया होगा तो मैंने भी भुगता. हालांकि ये केस में नहीं इन्वॉल्व थी, बट कोई और चीज में मैंने कुछ किसी का दिल दुखाया होगा. मैंने जेल में बैठ के मेरे एक्स हस्बैंड से की माफी मांगी है बैठ के, कि मैंने उसके बच्चे को उससे दूर किया क्योंकि बच्चा मैं लेके आई थी. तो ये सब रियलाइजेशन हुआ. आप किसी शादीशुदा मर्द से प्यार में पड़ गई थी, ऐसा मैंने नहीं. कहीं पढ़ा था. नहीं. आप बाद में अफेयर में थी, क्योंकि फिल्म में भी दिखाया गया है एक किसी व्यक्ति से अफेयर में आप थी जो बाद में साथ नहीं दिया उन्होंने भी आपका. तो वो फैक्ट है लाइफ का, क्या कर सकते हैं. किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना प्यार करने. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. दिल टूटने का असर है अभी? बहुत है. अभी भी? इसलिए मैं आपकी शायरी सुन के मुझे बहुत कनेक्ट होता है. सच में बहुत कनेक्ट होता है. मैं स्टेटस रखती हूँ आपकी शायरी से. है. कितने साल का रिश्ता था? 2-3 साल. आज 14 साल हो गए. टच में हो? नहीं. तो ये कैसे पॉसिबल है कि 3 साल का रिश्ता 14 साल तक असर दर्द छोड़ जाता है? क्यों छोड़ शायद गया? ये एक सिचुएशन आती है, पहले प्यार होता है, फिर एक इश्क होती है और फिर मोहब्बत होती है. तो शायद ये एक मेरी जर्नी है. एंड ही वाज नॉट योर हस्बैंड? नो, इट्स नॉट माय हस्बैंड. आई एम सिंगल, आई एम नॉट मैरिड. आई नो दैट. So he's not my husband. तो But I love loving him. और फिर शादी भी नहीं की आपने? नहीं. और वो शख्स शादीशुदा है? शायद, मुझे नहीं पता. क्यों आगे नहीं बढ़ पाया? मतलब ये प्यार में क्या ऐसा होता है कि इंसान को रोके रहता है इतने सालों तक? वो प्यार ही होता है ना. अगर प्यार नहीं होता, मतलब अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो वो प्यार कैसे हो सकता है? तो कैसे पता करें ये वाला प्यार था, ये वाला नहीं था? जैसे आपने हस्बैंड से शादी की, बच्चा हुआ, खुश थे, एक टाइम पे खुश रहे होगे, फिर अलग हो गए. नहीं, कभी खुश नहीं थी शादी में. अरेंज मैरिज थी एंड आई हैड अ वेरी बैड मैरिज. बहुत अब्यूजिंग मैरिज थी मेरी. ओके. सो आई वाज नेवर हैप्पी इन द तो मैरिज. पहली शादी का दुख था जो सेकंड वाले में ज्यादा समर्पण हो गया? नहीं, आई डोंट थिंक सो.
उसको बहुत टाइम के बाद मुझे कोई मिला, तो ऐसा तो नहीं था। बट आई डोंट नो व्हाई पीपल टेल मी कि वो बंदा तेरे साथ नहीं रहा तेरे पूरे टाइम पे, तुझे सपोर्ट इस नहीं केस के तो किया। छोड़ा उसने भी। हाँ, तो फिर तू क्यों उसको इतना प्यार करती है? मतलब अभी इसका जवाब शायद मेरे पास है नहीं, और ना ही मुझे जवाब मिल पा रहा है। शायद यही प्यार है। मैं उसकी मजबूरी समझती हूँ, ठीक है, इट्स ओके। उसने जो किया वो टाइम पे उसके लिए वो सही हुआ होगा, कोई बात नहीं। आपने अपने एक्स हस्बैंड से माफी मांगी बच्चा अलग करने के लिए, हाँ, उसने माफी मांगी आपसे? नहीं इस बात का तो अफसोस होगा आपको। नहीं, अभी वो यहाँ पे थे मेरे साथ। ही नाउ इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, so he had I took care for him of him for 3 months, and we are in a very cordial relationship. मैं बात करती हूँ उनसे हर 2-3 दिन में। आज सवेरे बात की है। शायद भगवान ने उनको दे दिया जो गलत किया होगा मेरे साथ उसका अंजाम। ही इज फेसिंग इट नाउ। हम बहुत छोटे लोग होते हैं। वी ह्यूमंस आर वेरी स्मॉल। अपने को लगता है अपुनिश भगवान है, बट ऐसा नहीं होता है। भगवान को मालूम है कभी किसको कैसे सबक सिखाना है, और वो सिखाता है। स्वर्ग नर्क सब कुछ इधर ही है, ऊपर कुछ भी नहीं है। आप किसी का बुरा करके कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, कभी। वो टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है, बट लॉन्ग रन यू कैन नेवर बी हैप्पी। एरोगेंस, ईगो, ये चीज नीचे गिराती है, गिराती है, गिराती है। मैं खुद गिरी हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात ही नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं बहुत एरोगेंट थी, ऐसे चल सब गिर गया। अब ये ऐसे ही बात करती। तो शायद मुझे, मे बी भगवान ने मुझे चुना था कुछ सिखाने के लिए। और क्योंकि मैं पुलिस, गुंडे, मवाली, पावर वही सब समझती थी, तो भगवान ने मुझे वही तरीके से सिखाया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल राइट नाउ कि आई एम आउट ऑफ ऑल दैट थिंग्स। आई एम लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ। नहीं मेरे पास कार है, कुछ भी है, मैं रिक्शा में जाती हूँ, मैं ओला उबर में जाती हूँ, मैं अपने लोकल ट्रेन में जाती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पे जाना है जहाँ पे जाना है। ओला भी वहीं पे लेके जाती है, मर्सिडीज भी वहीं पे लेके जाती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो बहुत सारी चीजें लाइफ की रियलिटी पता चलने लगती है, और कुछ चीज का, जो छोटी छोटी चीजों का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। छोटी छोटी चीज में खुशी मिल जाती है। बहुत कुछ खोया है लाइफ में, बहुत कुछ। सबसे ज्यादा मुझे अफसोस ये बात का है कि मेरे लड़के का बचपन खो गया ये केस और ये सब झमेले में। शिकायत करता है कभी वो? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। बट मुझे वो चीज की गिल्ट है कि मेरी वजह से उसका बचपन कहीं पे छीन गया। उसके साथ बच्चे खेलते नहीं थे, उनके पेरेंट्स ना बोलते थे कि इसकी मदर अंडरवर्ल्ड का है, कुछ तो भी जेल में है, मर्डर में है, इससे खेलो मत। उसको कॉलेज में बॉम्बे में एडमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि रोज पेपर में मेरे बारे में आता था। उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी। सो वो सब फेस किया है। अब लाइफ यहाँ से क्या? कहते ना इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती। 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद भी। ऐसे बस सिंपल लाइफ चाहिए, कुछ शांति, कुछ मगजमारी नहीं, और बस जैसे चल रही है वैसे ही बुक्स लिखना है। और अब अपनी पूरी जर्नी से कोई एक मैसेज दुनिया को देना चाहो, अपने एक्सपीरियंसेस से, उतार चढ़ाव। सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, और किसी पे विश्वास ट्रस्ट मत करो।
अपनी चीजें किसी से, अपनी बातें किसी से शेयर मत करो। कभी कैसे आपके अगेंस्ट यूज हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। मेरा सिंपल एक पार्लर में कन्वर्सेशन था एक रिपोर्टर के साथ, और जब मैं अरेस्ट हुई वो सब उसने लिखा। तो पता नहीं होता है कौन कैसे कब किस चीज का इस्तेमाल कैसे करेगा। जैसे मुझे मोमोज पसंद है, या मेरा मेरा लड़का XYZ स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी फीस इतनी है, तो मेरे अरेस्ट होने के बाद वो लड़की ने सब कुछ लिख लिया कि जिग्ना को मोमोज पसंद है, जिग्ना का लड़के की स्कूल की फी उतनी है। अरे भाई, जिग्ना SS पा में मेंबर है। अरे मैं कमा रही थी ना वो टाइम पे 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख पर मंथ। तो मैं साल के 40,000 मेरे स्पा के लिए मैं यूज कर सकती हूँ। ना ही मैं दारू पीती हूँ, ना ही मैं सिगरेट पीती हूँ। वो लड़की तो 15,000 की उसका तो रिपोर्टिंग इंटर्न थी वो तो स्लिमिंग के लिए आ रही थी ना, अपने आप को पतला करने के लिए। वो उसको नहीं खुद को दिखाई दिया। जिग्ना के लड़के की फीस साल की 2 लाख है, तो क्या मुझे अंडरवर्ल्ड स्पॉन्सर कर रहा था? उसका कहने का मतलब ये था। वो सब छाप दिया। सो नेवर बिलीव एनीवन, नेवर ट्रस्ट एनीवन। अपने आप को ही ट्रस्ट करो, बाकी किसी को ट्रस्ट मत करो। एंड जस्ट स्टे, इफ यू हैव डन समथिंग राइट, इफ यू आर ट्रूथफुल, देन जस्ट होल्ड ऑन, इट्स मैटर ऑफ टाइम। आज 14 साल के बाद भी सच्चाई सामने आई है ना, बस है। सो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच जिग्ना, थैंक यू, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। कोशिश थी हमारी थोड़ा अंडरवर्ल्ड, थोड़ा आपकी कहानी को समझें, और बहुत सारे जो नए जर्नलिस्ट हों उनको ही बताएं कि प्राण मत दो संस्था के लिए। जरा भी नहीं। संपादक बदलेगा, नौकरी चली जाएगी, या तुम फंसोगे, संस्थान हाथ खड़ा कर लेगा। सही बात। संस्थान की बदनामी तुम्हारे हिस्से आती है, लेकिन तुम्हारी बदनामी संस्थान अपने माथे पर नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा, जरा भी नहीं। इसलिए जब कहीं जान लगाओ, प्राण लगाओ, तो ये समझो कि आखिर में तुम हो, तुम्हारा परिवार है। सही बात। इट्स अल्टीमेटली, yes, I would like to say these things to all youngsters. It's all about your family. आज मेरी फैमिली ऐसी खड़ी थी मेरे साथ में, अनबिलीवेबल था मेरे लिए ये। आज तक मेरी फैमिली में से मुझे किसी ने नहीं पूछा कि जिग्ना रियलिटी क्या है, क्या हुआ था उस टाइम पे। मेरे नाना जी जब तक जिंदा थे बोलते थे, ऊपर से भगवान आके भी बोलेगा ना कि ये लड़की ने कुछ किया, तो भी मेरी लड़की, मैं भगवान से लड़ जाऊंगा कि मेरी लड़की ये कर ही नहीं सकती। फ्रेंड्स अपनी जगह पे है, बॉयफ्रेंड अपनी जगह पे है, गर्लफ्रेंड अपनी जगह पे है, उन लोग के पास चॉइस है टू वॉक ऑफ। ट्रू। फैमिली के पास नहीं है। कुछ भी करने के पहले उनके बारे में सोच लो। पहले कुछ भी करो, पहले उनके बारे में सोचो, और अगर कुछ गलती हो जाती है और वो लोग कुछ बोलते हैं तो अपने अच्छे के लिए बोलते हैं। True. और वो लोग ही, फैमिली ही खड़ी रहेगी आपके साथ। मेरा 90 साल के नाना जी आते थे ना जेल में मिलने मुझे, और मेरा 9 साल का लड़का साथ में लेके। कोई फ्रेंड्स नहीं आया, एक ही दोस्त आया था मिलने मुझे जेल में, बाकी कोई नहीं आया। कहाँ गए सब? ये जीवन की सच्चाई है। हार्ड ट्रूथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।